देख लेते हैं। देविंदर कुमार बेटा साइलेंट कर लो अपना, क्लास स्टार्ट होने वाली है। मिस्टर देविंदर। आवाज आ रही है सबको? यस, यस सर। लाइट जो होती है हमारी, वो एक सीधे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, जैसे हमारे सन है, सन से अगर हमारी लाइट आ रही है तो वो कैसे आएगी? स्ट्रेट लाइन में आएगी। बस लाइट जो होती है वो हमेशा कैसे, दो नेचर दिखाती है, टू नेचर्स दिखाती है। हमारा पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर क्या कहता है कि जो लाइट है हमारी वो एक रे की फॉर्म में आएगी, एकदम स्ट्रेट। रे पता है ना, रे क्या होती है? रे होती है कि एक पॉइंट से ओरिजिन होगी, एक पॉइंट से ओरिजिनेट होगी और दूसरे पॉइंट तक इन्फिनाइटली जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड क्या है लाइट की। और लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 थ्री इंटू इंटू टेन रेज टू पावर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये लाइट की स्पीड होती है। अब नेचर क्या होता है लाइट का? कि नेचर होता है कि उसके पार्टिकल नेचर होता है पहला, कि लाइट के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं एक सीधी स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन में मतलब कि जो हमारे सन से जो हमारी लाइट्स आ रही हैं, सन से जो लाइट्स आ रही है वो एक फोटोन के रूप में आ रही है। फोटोन पार्टिकल्स हैं जो कि हमारे मूव कर रहे हैं टुवर्ड द अर्थ, टुवर्ड द अर्थ मूव कर रहे हैं हमारे फोटोन पार्टिकल्स। ठीक है, अब पर 20th सेंचुरी में साइंटिस्ट ने एक और बात बताई कि जो हमारी लाइट है वो अगर किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है वो क्या बनाती है? शेडोज बनाती है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे बनाएगी तो वो बनाएगी शेडोज, शेडोज। और शेडोज कैसी होगी? हमारी शार्प शेडोज होगी। शार्प मतलब कि एकदम जैसा इसका ओपेक ऑब्जेक्ट का जैसे शेप रहेगी, ऐसी शेप आती है हमारी शेडोज की। सर ओपेक, क्या? ओपेक क्या होता है? सर आवाज नहीं, ओपेक ऑब्जेक्ट। तेज बोलो बेटा। सर ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है? अच्छा, ओपेक ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके आर पार लाइट नहीं जा सकती। लाइट जो होती है उसके ट्रांसपेरेंट, लाइट जो होती है उसके आर पार नहीं जा सकती। ओपेक ऑब्जेक्ट जैसे ह्यूमन बॉडी होती है, किसी भी चीज की जो शेडो बनती है ना, वो होता है ओपेक ऑब्जेक्ट। ओके सर। ठीक है, ओके। तो शेडो जब भी बनेगी वो बनेगी हमारी ओपेक ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो अब
कहते हैं कि जो हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी जब भी लाइट पास करोगे तो उसकी जैसे भी शेडोज बनेगी वो बनेगी एकदम शार्प शेडोज। शार्प मतलब एकदम परफेक्ट, ठीक है, एकदम अच्छे से शेप में आएगी। जिस शेप में ये होएगा हमारा, उसी शेप में रहेगी, उसी शेप में रहेगी, ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट। पर जब भी हम कोई छोटा ऑब्जेक्ट लेते हैं, जो कि छोटा ऑब्जेक्ट होता है, उसकी जब शेडोज बनती हैं तो वो थोड़ी डिमिनिश बनती है। डिमिनिश मतलब थोड़ी धुंधली बनती है, ब्लरी, ब्लरी इमेज बनती है, उसकी शेडोज बनती है, ठीक है। अब इसका क्या कहने का मतलब है कि ब्लरी बनती है? देखो, जब भी शेडोज बनेगी वो बनेगी एक शेडो यहाँ पे, शेडो यहाँ पे, और बीच में हो जाएगा डार्क पार्ट जहाँ पे ये शेडोज ओवरलैप कर देते हैं, और साइड में हो जाएंगे लाइट पार्ट। तो जब भी आपने देखी होगी, छोटे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी शेडोज हमेशा लाइट बनती है, ठीक है। अब इससे अगर ये ऑब्जेक्ट है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर लाइट जो है वो स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है तो उसकी शेडो भी एकदम शार्प बननी चाहिए, ठीक है। समझो। अगर लाइट जो है वो स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है तो शेडोज हमेशा शार्प बननी चाहिए। पर होता क्या है कि शेडोज जो होती है वो बेंड कर जाती है, बेंड टूवर्ड दी, कि किसी ऑब्जेक्ट से अगर वो टकराई है तो टकरा के थोड़ी सी अपनी डायरेक्शन बदल लेती है, ठीक है। इस वाले कंसेप्ट यही समझ में आता है हमें कि जो लाइट है वो थोड़ी सी टकराने के बाद बेंड कर जाती है, इस वजह से हमारी जो शेडो मिलती है वो शार्प शेडोज नहीं मिलती है छोटे ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अब इसी, सर तो जो हाँ, सर जो ओपेक ऑब्जेक्ट है उस पे नहीं बेंड करती। नहीं, बैंड तो बेटा सारे ऑब्जेक्ट पे ही करती है, पर मैं छोटे ऑब्जेक्ट की बता रहा हूँ। देखो, बड़े ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना, उसके ऊपर इतनी ज्यादा जो शेडोज आती है हमारी बड़े ऑब्जेक्ट की, हम उस पे उसके ऊपर ब्लरी इमेज नहीं देख पाते, पर छोटे ऑब्जेक्ट पे हम आसानी से देख पाते हैं, ठीक है। अभी वो भी समझ में आएगा, वो भी आएगा कि ऐसा क्यों होता है कि खाली छोटे ऑब्जेक्ट के ऊपर ही क्यों बैंड कर जाती है, ठीक है। तो इसी से हमें समझ में आता है कि जो हमारी लाइट होती है वो एक और नेचर दिखाती है, एक और नेचर दिखाती है जिसे कहते हैं हम वेव नेचर। वेव नेचर क्या होता है? वेव नेचर में कि जो लाइट है हमारी वो सीधी डायरेक्शन में ना जाती हुई, ठीक है, सीधी डायरेक्शन में ना जाती हुई वो एक वेव की फॉर्म में जाती है, ऐसे अप डाउन ऑसिलेट करती हुई जाती है, ठीक है, ऑसिलेट करती हुई जाती है। ये साइंटिस्टों का कहना था 20वीं सेंचुरी में, 20वीं सेंचुरी में ये कहना था कि जो हमारी लाइट है वो एक वेव नेचर शो करती है, ठीक है। अब वेव नेचर से होता क्या है ये कैसे बताया उन्होंने कि जब भी छोटे ऑब्जेक्ट होंगे, अब लाइट जो आ रही है वो हमेशा वेव की फॉर्म में आ रही है, ठीक है। जैसे ही आई, इसकी बारी थी यहाँ पे मुड़ने की वापस, पर वो यहाँ पे टकरा गई है, और लाइट जो थी वो इधर से स्ट्रेट ना जाते हुए, स्ट्रेट ना जाते हुए वो ऐसे मूव कर रही है। इसी वजह से हमारी जो ऑब्जेक्ट आती है वो शेडो जो आती है वो आती है ब्लरी। आया समझ में? नो सर। नहीं तो अच्छा, ये एक चीज समझो, ये तो समझ में आया जो हमारी लाइट है, साइंटिस्टों का कहना का मतलब है कि लाइट जो है वो एक वेव नेचर में आती है। वेव नेचर मतलब कि वो ऐसे मूव करती है, ठीक है। ऐसे मूव करने की बजाय वो कैसे मूव करती है? ऐसे, वेव की तरह, लहरों की तरह, ठीक है। और जब भी ये छोटे ऑब्जेक्ट के ऊपर टकराएगी, ठीक है, अब इसकी जाने की बारी होती है यहाँ पे, इधर ऊपर जाना है, पर ये टकरा के थोड़ी सी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। यस। जैसे बॉल स्विंग करती है, यस। जैसे बॉल स्विंग करती है ना एक जगह, वहां पे टप्पा खा के बॉल स्विंग कर जाती है, ऐसी जो लाइट है हमारी वो टकरा के, ऑब्जेक्ट से टकरा के क्या कर जाती है? स्विंग कर जाती है, इनवर्ट स्विंग हो जाता है उसका, ठीक है। अब ये इनवर्ट स्विंग होने की वजह से क्या होता है कि लाइट इधर की तरफ तो पार्टिकल पड़ रहे हैं, इधर तो लाइट जा रही है, तो इधर की तरफ की जो शेडो है वो तो बन नहीं पाएगी, और उधर से सेम सेम एक और लाइट आती है जो इधर टकरा के इधर चली जाती है, ठीक है। अब ये वाली इधर जा रही है तो इसकी शेडो यहाँ बनेगी, ये वाली इधर जा रही है इसकी शेडो यहाँ बनेगी, दोनों ओवरलैप कर जाती है, दोनों शेडो ओवरलैप कर जाते हैं, बीच में आपको डार्क दिख रहा है और साइड में थोड़ा लाइट सा ब्लर दिखता है। नहीं आया समझ में?
आगे। आगे सबको? यस सर। सबको आगे समझ में? ठीक है। अब लाइट की बात तो ये होती है, तो अब हम क्या कहते हैं कि लाइट जो होती है ना तो वो पार्टिकल होती है ना तो वो वेव होती है। ठीक है। कुछ लोग उसे पार्टिकल कहते हैं, कुछ लोग उसे वेव कहते हैं। तो अब हम कहते हैं कि लाइट जो है वो डुअल नेचर की होती है। डुअल नेचर की होती है। आया समझ में? यस सर। यस सर। आ गया? सर हाँ जैसे लाइट पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट पे, हाँ। तो सर शैडो बड़ी क्यों मतलब दिखाई बनती है थोड़ी सी? शैडोज बड़ी का दिखती है? यस सर। अच्छा देखो, ये डिपेंड करता है कि लाइट कौन सा एंगल से आ रही है। ठीक है। यहाँ एक ऑब्जेक्ट हाँ सर। है, ठीक है। अगर लाइट जो है वो इस वाले एंगल से आएगी तो उसकी शेडो जो है यहाँ पे बनेगी। ठीक है, वो बनेगी बड़ी। जितना ज्यादा नीचे की तरफ वो लाइट होगी उतनी शेडोज क्या करेगी, बड़ी बनती रहेगी। एंगल जिस एंगल पे आएगी। और अगर ऊपर रहेगी, ऊपर से आएगी तो शेडोज क्या बनेगी, बिलो बनेगी। और शेडोज बनेगी बिलो और छोटी हो जाएगी। ठीक है। यहां से आएगी तो इस वाली ये जो बड़ी हो जाती है। एक एक शेडोज होती है जो कि हमारे परफेक्ट साइज की होती है, वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे होती है, इस वाले एंगल पे होगी। ठीक है, ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल पे होगी। यहाँ पे जितना हमारे बॉडी का वो है उतनी ही हमारी शेडो बनेगी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ। सर मैंने अभी ज्वाइन करी है सर, आप क्या कौन सा टॉपिक करा? मैं लाइट करा रहा हूँ और मैंने सिर्फ इतना बताया है कि लाइट जो होती है वो डुअल नेचर की होती है। लाइट सर, लाइट एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हाँ वही करा रहा हूं। रिकॉर्डिंग आएगी, इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना। ये होती है लाइट की बात। अब देखो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन होता है बाउंस बैक ऑफ लाइट। लाइट जो करती है वो ना किसी रिफ्लेक्टिंग, किसी पॉलिश सरफेस पे, किसी चमकदार शाइनी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करती है, लाइट बाउंस करती रहती है। ठीक है। जैसे बॉल बाउंस करती है ऐसे लाइट हमारी बाउंस कर जाती है। ठीक है। कैसे करती है, जैसे हमारे पास एक प्लेन मिरर है। ये एक प्लेन मिरर है हमारे पास। जो घर के मिरर होते हैं हमारे, उसे प्लेन मिरर कहते हैं। प्लेन मिरर, घर के मिरर जो होते हैं हमारे प्लेन मिरर। अब इधर से लाइट आई है, ये आ रही है लाइट। ठीक है। यहाँ पे टकराएगी, अब यहाँ से बाउंस कर जाएगी। ठीक है, ये होती है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तभी होती है जब हमारी शाइनी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगी। जैसे बर्तन हो गए, घर के बर्तन होते हैं एल्यूमिनियम के, उसके ऊपर से लाइट बाउंस कर जाती है। और मिरर हो गया, और ऑयल पेपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। सर एक बार शैडो वाला दोबारा बता दो, एंगल्स की। शैडो वाला कहाँ से बताऊं, शैडो वाला? सर जब आप एंगल्स की बता रहे थे, छोटी बड़ी वाला। अच्छा, शैडो बड़ी और छोटी कैसे होती है? देखो, शैडोज बड़ी और छोटी होने यस सर। का क्या अंतर होता है कि हमारा जो लाइट जो है वो किस तरीके से, किस डायरेक्शन से आ रही है और किस एंगल पे आ रही है। ठीक है। जितना नीचे से हमारी लाइट आएगी उतनी लंबी हमारी शैडोज बनेगी। ठीक है। और जैसे यस। जैसे उसका एंगल ऊपर चेंज होता रहेगा उतनी छोटी सी हमारी शेडो होती रहेगी। जैसे ऊपर की साइड अगर टॉप से हमारी लाइट आ रही है तो शेडो क्या बनेगी, छोटी सी एकदम नीचे की साइड हमारी। ठीक है। ओके सर। और यहाँ से जितना नीचे से लाइट आएगी उतना अच्छी तरीके से शेडोज बनेगी, उतनी लंबी शेडोज बनती है हमारी।
ठीक है। अब रिफ्लेक्शन मैंने तुम्हें बता दिया मिरर के ऊपर होती है। रिफ्लेक्शन के होता है रूल्स, लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के, ठीक है। लॉज क्या कहते हैं कि अगर एक प्लेन मिरर के ऊपर या फिर शाइनी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब भी एक लाइन, एक रे जो होती है पड़ती है, एक रे लाइट जो पड़ रही है, उसे कहते हैं हम इंसिडेंट रे। पहला लॉ बता रहा हूं, इंसिडेंट रे। और जब ये बाउंस बैक करती है, जब वापस जाती है, उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्टिंग रे, ठीक है। अब क्या कहता है पहला लॉ कि एक प्लेन मिरर के ऊपर इंसिडेंट रे पड़ रही है और रिफ्लेक्टिंग रे पड़ रही है, और दोनों का क्या होगा, एंगल जो होगा वो इक्वल रहेगा। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है। अब ये एंगल किससे नापेंगे, ये नापेंगे नॉर्मल से। नॉर्मल होती है एक स्ट्रेट लाइन जो हमारे मिरर के ऊपर होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है। पहला लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आया समझ में पहला लॉ? यस सर। और दूसरा लॉ क्या कहता है? यस आवाज आ रही है सबको ठीक? दूसरा लॉ कहता है कि हमारे एक प्लेन मिरर के ऊपर, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे और नॉर्मल रे, तीनों क्या रहेंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे, ठीक है। एक ही प्लेन में रहने का मतलब है कि वो इधर की साइड इसी के ऊपर रहेंगे, इसी प्लेन के ऊपर रहेंगे। ये जो मिरर है ना, मिरर का जो फ्रंट साइड होता है, इसी के ऊपर रहेंगे, ठीक है। जैसे ये रही हमारी इंसिडेंट, ये रही रिफ्लेक्टिंग, और यहाँ पे आएगी बीच में नॉर्मल, ठीक है। आया समझ में? यस सर। आगे तो ये सिर्फ दो लॉ होते हैं हमारे रिफ्लेक्शन के। इसके बाद आता है हमारा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, वो वाला मिरर जो हमारे एक स्फेयर से बना हो, ठीक है। स्फेयर से बना हो का मतलब होता है कि हमारे पास एक स्फेयर है। स्फेयर पता है ना, बॉल, बॉल की तरह होता है स्फेयर, ठीक है। स्फेयर है। अब ये अगर अंदर की साइड सारा शाइनी पार्ट है, मतलब अंदर की साइड इन्होंने पॉलिश कर रखा है, ठीक है। और इसका हमने छोटा सा टुकड़ा तोड़ के अलग कर लिया, हमने बना लिया एक छोटा मिरर, ठीक है। तो ये जो मिरर होएगा, ये होएगा हमारा कॉनकेव मिरर। कैसा होएगा? कॉनकेव मिरर, ठीक है। किससे बनाइए? स्फेयर से ही बनाए, ठीक है। और एक मिरर होता है जिसके अंदर एक स्फेयर है, जिसके चारों जो बाहर की तरफ पॉलिश है, बाहर की तरफ पॉलिश किया गया, ठीक है। और रिफ्लेक्शन, लाइट कहां से रिफ्लेक्ट करेगी? अंदर की तरफ से, अंदर की तरफ से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। और इसका हमने छोटा सा पार्ट ले लिया अगर, और उसे निकाल लिया,
तो वो हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। याद रखना, कॉनकेव दिखता है ऐसे और पॉलिश होता है यहाँ पे, कॉन्वेक्स दिखता है ऐसे, पॉलिश होता है यहाँ पे। क्या हुआ अरुण? सर जिधर से पॉलिश है उधर से लाइट रिफ्लेक्ट होगी ना सर? जिधर से पॉलिश है उसके अपोजिट साइड लाइट रिफ्लेक्ट होगी ना। नहीं समझे? ओके सर। मिरर को, एक शीशा लिया हमने, ठीक है, एक प्लेन शीशा लिया, ठीक है। अब उसको हमने मिरर बनाना है इसको, तो हम इसे पीछे की साइड से पॉलिश कर देंगे ना, ताकि लाइट आए और रिफ्लेक्ट करे। आगे की तरफ से पॉलिश करेंगे तो आगे तो कुछ दिखेगा ही नहीं, फिर से हमें पीछे की तरफ से यहां से देखना पड़ेगा ना। नहीं समझे? यस सर, समझ गया। समझ गए? तो कॉन्केव एक्सक्यूज मिरर। मी सर, हाँ एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इसका इक्विलिब्रियम कहाँ लिखा है इक्विलिब्रियम? सर वो मैम ने एमसीक्यू जो अभी दिए थे, भेजे थे, उसमें लिखा था इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर बताओ, कौन सा नंबर बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर सर, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? सर ये जो कॉनकेव है सर 8 है सर, 8। जो मैम ने फिजिक्स के भेजे हैं। यस सर, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का भेजा है। अच्छा, इक्विलिब्रियम, फोर्स एंड लॉ के, देखो इक्विलिब्रियम वो होता है जब दोनों तरफ से हमारा जो बराबर, इक्वल मतलब दोनों तरफ बराबर, ठीक है। इक्वल मतलब होता है दोनों तरफ बराबर। इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि जब कोई भी रिएक्शन हो रही हो या कुछ भी फोर्स लग रहा हो, वो दोनों तरफ से बराबर हो। समझे? नहीं समझे तो बता दो। देखो ये हमारी बॉडी, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके ऊपर इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब दोनों तरफ से तो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, और दोनों तरफ से जो फोर्स लग रहा है वो 5-5 न्यूटन का लग रहा है, 5 न्यूटन, इधर भी 5 न्यूटन। अब जो दोनों तरफ का फोर्स है वो क्या करेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, और एक इक्विलिब्रियम बना देगा कि कोई भी नेट रिजल्ट जो आ रहा है इस बॉडी के मूवमेंट में वो जीरो आ रहा है। तो सर एक्सेलरेशन भी जीरो आ जाएगी और मास भी, दोनों का जीरो आ जाएगा। नहीं, मास जीरो कैसा आएगा? इस बॉडी का कुछ तो मास होगा ना। फोर्स सर, फोर्स 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 भी जीरो कैसा आएगा? मैंने बताया ना, अभी फोर्स तो मैं इधर 5 न्यूटन का लगाई हूँ और इधर भी 5 न्यूटन का लगा रहा हूँ, फोर्स तो लग रहा है, फोर्स तो लग रहा है, ठीक है, फोर्स तो दोनों तरफ से लग रहा है। और मूवमेंट जो हो रही है, मूवमेंट जो हो रही है वो जीरो हो रही है, ठीक है। अब देखो, नेट फोर्स भी जीरो हो जाएगा। हाँ, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, फोर्स जीरो नहीं होगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। कैसे नेट फोर्स कैसे जीरो हो जाएगा? नेट फोर्स वो वाला होता है जैसे अनबैलेंस में बताया था, यस सर। अनबैलेंस और बैलेंस्ड बताया था ना। बैलेंस के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, दोनों तरफ से बराबर का फोर्स लग रहा है, और जब दोनों तरफ से बराबर का फोर्स लग रहा है तो इन दोनों का फोर्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा दोनों का फोर्स। यस सर, सर ये समझ आ गया सर, है ना। तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी जीरो रहेगा, वेलोसिटी भी जीरो रहेगी, और क्या जीरो रहेगा? ऑप्शन क्या रहेगा इसका, 8 वाले का? सर ए आएगा, 8 का ए, द नेट फोर्स इज जीरो एंड द एक्सेलरेशन इज जीरो, है ना, ए ऑप्शन आ जाएगा। आ गया समझ में? आया नहीं आया? आ गया सर। और कोई क्वेश्चन है? नो सर। अच्छा, एक बायो की भी पीडीएफ भेजी गई है जिसके अंदर 19 क्वेश्चन है। सर अभी तो नहीं भेजी आपने, मतलब अभी यस तो सर, नहीं। यस सर, भेजी बेटा, कल भेजी, ग्रुप में है। यस सर, है ग्रुप में। 6:40 पे भेजी थी।
ठीक है, तो यस सर भेजी थी। उसमें से भी कोई क्वेश्चन हो जो नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लेना। ओके सर। आगे बढ़ू। मेरा सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं यस आ सर। रही? सर आ रही है आवाज आपकी। सर आ रही है आवाज तो। इसको नहीं आ रही आवाज। मेरी आवाज ठीक आ रही है ना सबको? यस यस सर, यस आ रही सर। है आवाज। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। मिरर का समझ में आ गया? कर्व्ड मिरर क्या होता है? सर कॉनकेव जो है आपने अंदर से पॉलिश किया है। हेलो हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर, कॉनकेव आपने अंदर से पॉलिश किया है और आपने जब उसका टुकड़ा लिया है वो बाहर से पॉलिश किया है सर। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 बेटा, ये गलत हो गया। ये नहीं आएगा। कॉनकेव जो रहेगा, स्फेरिकल जो मिरर रहेगा उसका बाहर से पॉलिश करेंगे, ठीक है। और कॉन्वेक्स को क्या करेंगे? अंदर से पॉलिश करेंगे, ठीक है। अब ठीक ओके है। सर। यस सर। और इन्हें ही हम कहते हैं कर्व्ड मिरर, ठीक है। यही होते हैं हमारे कर्व्ड मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। अब देखो, जब मैं मिरर की बात करते हैं, साइड बाय साइड समझते रहना। जब भी मिरर की बात करें, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कोई भूलेगा तो नहीं कॉनकेव कैसे होता है? ठीक। तो मिरर के एकदम सेंटर में, ये जो मिरर है इसके सेंटर में होता है हमारा पोल, ठीक है। और ये पोल से एक लाइन, और इसके बाहर की तरफ जो रेडियस होता है, जो हमारे स्पेयर का जो रेडियस होएगा, जो हमारा स्पेयर है उसका जो सेंटर होएगा, ठीक है। और ये मिरर का भी वही रेडियस होएगा। सुन पा रहे हो सारे? हेलो। यस सर। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। आ रही है सर। देखो, ये जो स्पेयर है इसका एक रेडियस तो होगा ना? स्पेयर का हाँ रेडियस सर। होगा। सर ये रेडियस बाहर की तरफ निकला रहता है क्या पोल से? और मिरर का भी रेडियस वही होगा, मिरर भी हमने स्पेयर से ही बनाया है, ठीक है। तो इसका रेडियस जो होगा वो भी बाहर की तरफ रहेगा। जो रेडियस स्पेयर का रहेगा वही रेडियस हमारे मिरर का भी रहेगा। सर उससे आवाज आ रही है, नॉइज आ रही है। मेरी तरफ से नहीं आ रही है, जो भी है म्यूट कर दो। रोहित के ठीक है। तो जो हमारा जो सरफेस है, जो हमारा जो स्पेयर का जो रेडियस होएगा वही रेडियस हमारे इस मिरर का भी होएगा, और इस रेडियस को हम कहेंगे कर्वेचर, ठीक है। और सेम इस वाले स्पेयर, इस वाले मिरर का भी होएगा, इसका भी एक पोल होएगा बीच में सेंटर में, ठीक है। और इसका रेडियस होएगा इधर की साइड, अंदर की अंदर की साइड, ठीक है। यस सर। तो ये होते हैं हमारे कर्वेचर। कर्वेचर और इसी का हाफ, कर्वेचर और प्रिंसिपल का जो हाफ होएगा मिड पॉइंट में, इसमें होएगा हमारा फोकस, ठीक है। मिड में होएगा फोकस। सर रेडियस ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस बता। देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर यही होता है जो कर्वेचर बताया ना, ये जो कर्वेचर है यस सर। ये रेडियस भी है और ये कर्वेचर भी है। ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। सर प्रिंसिपल एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस वो वाली एक्सिस या वो वाला प्लेन लाइन होती है जो हमारी कर्वेचर से होती हुई, फोकस से होती हुई तो पोल तक जाए,
ठीक है, पोल से होती हुई, फोकस से होती हुई कर्वेचर तक जाए। ठीक है, सर समझ में नहीं आया, फिर से समझाइए। देखो एक मिरर के सेंटर में, मिरर के ऊपर, मिरर के सेंटर में होता है एक पोल। ठीक है, पोल। ठीक है, और जो हमारे जो स्फीयर का जो रेडियस होता है, स्फीयर का जो रेडियस होता है, वही रेडियस मेरे इस मिरर का भी है। बस ठीक है, तो ये होता है हमारे सेंटर में पोल, और जो हमारा स्फीयर का जो रेडियस होगा वही रेडियस मेरे इस मिरर का होगा। ठीक है, और ये मिरर का जो रेडियस हो जाता है इसे मैं कहता हूं कर्वेचर। कर्वेचर, कर्वेचर कह लो या रेडियस ऑफ कर्वेचर कह लो या रेडियस कह लो, एक ही बात है। ठीक है, और इन पोल से लेके कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होता है इसके बीच में होता है हमारा फोकस, मिड में, बिल्कुल बीचों बीच फोकस। ठीक है, ओके सर। ठीक है, सेम होता है हमारे कॉन्वेक्स मिरर में भी, पर कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि वो अंदर की साइड होता है। ठीक है, मिरर के अंदर होता है, ये मिरर के सामने होता है, जहां उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा उसके सामने ये होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से पीछे की साइड। कॉन्वेक्स में सेम चीज है, सेम होता है, पोल, फोकस, कर्वेचर। ठीक है, ओके सर। ये तीन चीजें याद रखना। अब देखो, अगर मुझे देखो फोकस की क्या लेंथ होती है, पी से लेके फोकस की क्या लेंथ होती है, कर्वेचर की लेंथ जो होती है उसकी आ, उसका हाफ होता है मेरा फोकस की लेंथ। कर्वेचर की अगर लेंथ का मैं हाफ कर दूं तो वो आती है फोकस की लेंथ। ठीक है, और वही फोकस की लेंथ को अगर मैं डबल कर दूं तो वो आ जाएगी कर्वेचर की लेंथ। ठीक है, सर एक बार फिर से बताना। मैंने बताया कि फोकस जो होता है वो एकदम मिड में होता है हमारे। किसके मिड में होता है? कर्वेचर और पोल के बीचों बीच। देखो ये पोल है मेरा, ये कर्वेचर है, इसके बीचों बीच है मेरा फोकस। ठीक है, अगर मेरे कर्वेचर से लेके पी तक का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, तो मेरा फोकस का डिस्टेंस कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कैसे निकाला कि कर्वेचर का हाफ कर देना है तो इसकी लेंथ आ जाएगी। ठीक है, और वहीं अगर कर्वेचर की लेंथ निकालनी है तो फोकस का डबल कर दो, बस यही करो। ठीक है, ओके सर, ओके सर। अब ये जो मिरर होती है इसके ऊपर लाइट जाती है, बाउंस बैक करती है। ठीक है, कैसे बाउंस बैक करती है कि ये है मेरा कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसके ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल।
सर जो ऊपर वाला आपने समझाया था उसको दिखाना सर। दिखाता हूँ। ये देखो। ओके सर, डन। सर प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? कौन सा प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल। अभी बताता हूँ Yes. प्रोजेक्टाइल। अरे सर वो जैसे कोई एक चीज बॉल को ऊपर फेंका तो वो ऊपर से हाँ, जब मतलब नीचे जो गिरेगी तो प्रोजेक्टाइल में ही जो तो। ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है ना, उसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल। देखो प्रोजेक्टाइल क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा, जब किसी ऑब्जेक्ट को जमीन से ऊपर फेंका जाए और वो डोम बना के नीचे आ जाए, इसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, ये बॉल है, बॉल को ऊपर फेंका नीचे आ गई, ये हो गई प्रोजेक्टाइल मोशन बस। ठीक है, यस सर। सर अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी में है हाँ। एक डायरेक्शन में जा रहा है तो हाँ। उसका नेट फोर्स 0 होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी में अगर वो और सेम एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो सर वेलोसिटी तो वही बात होगी ना, एक ही डायरेक्शन में जा रहा नहीं, वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है। वेक्टर क्वांटिटी होती है ना सर, सेम वो तो होती है, वो तो होती है। तुम पूछ क्या रहे हो पहले मुझे ये बताओ। सर क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी बट कैन यू से अबाउट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। हाँ, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स क्या लग रहा है? एक ऑब्जेक्ट जो है वो नेट वेलोसिटी, मतलब जो उसकी वेलोसिटी है वो बढ़ नहीं रही है, एक ही वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, नेट फोर्स 0 ही रहेगा। नहीं नहीं, समझे नहीं। देखो सुनो, एक गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी जो है वो चल रही है और वो चल रही है 60 की स्पीड से, 60 की स्पीड से। ठीक है, अब 60 की स्पीड मेंटेन रखने के लिए उसको जो है एक्सेलरेटर देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा सर। अगर वो एक्सेलरेटर देना पड़ेगा सर। ठीक है, तो फोर्स लगना बंद हो गया टायरों पे। आया समझ में? अगर वो एक्सेलरेटर छोड़ देता है, अगर वो कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, तो उस पर गाड़ी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, यस सर। तो वो धीरे धीरे करके रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। यस सर। अब उसे कांस्टेंट वेलोसिटी में लगाने के लिए कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाना पड़ेगा।